सेशन है वो शुरू होने वाला है और हमारे बीच हमारे जजेस आ चुके हैं जो हैं कि फिज़िक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर यूके दास, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से एचओडी हैं वो डॉक्टर जीएम मिश्रा सर और एचओडी ऑफ मैथमेटिक्स डॉक्टर अभय सिंह सर। ये जजेस हैं इस डिबेट कंपटीशन के लिए और ये आपको जज करेंगे। तो हमारे पास जो नाम है डिबेट के लिए एक बार मैं अनाउंस कर रही हूँ। अंजू सिंह क्लास 12 जो कि 4 में बोलने वाली हैं। आज का टॉपिक है ह्यूमन नीड्स दैट चेंजेस इनटू ग्रीड। कुमार श्रेयस 4 में बोलने वाले हैं, एमएससी सेमेस्टर 4 जूलॉजी डिपार्टमेंट। अभिषेक कुमार ठाकुर अगेंस्ट सृष्टि भट्ट फॉर MD Arman against Ambika Rashmi, she is from CM College, against Sasi Bhushan Kumar, Anjali Kumari, MRN College, against Rahul Priyadarshi, CM College for Nisha Kumari for MD Moshid Hussain, Shreya Verma for Mrityunjay Sekhar for Juhi प्रवीण अगेंस्ट अंशु भारती अगेंस्ट। तो अब ये जजेस की अनुमति से अब हम ये प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। वक्त की नज़ाकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वक्त की नज़ाकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम भविष्य हैं विश्व का, आधुनिकीकरण में पिछड़ नहीं सकते। वक्त की नज़ाकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम भविष्य हैं विश्व का, आधुनिकीकरण में पिछड़ नहीं सकते। भूगोल से खगोल तक जरूरतों के चेहरे बदले हैं, लालच इन्हें करार कर उन्नति से मुकर नहीं सकते। आदरणीय मंचासीन निर्णायकगण, गुरुजन एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं अंबिका रश्मि आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्ता विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। वक्तव्य आरंभ करने से पूर्व यह अत्यावश्यक है कि विषय का सही ज्ञान हो, क्योंकि या तो मेरे विपक्षी साथी विषय समझ नहीं पा रहे या समझकर भी अनदेखा कर रहे। विषय यह नहीं कि मानव गतिविधियां किस प्रकार प्रकृति की क्षति कर रही हैं, बल्कि यह है कि क्या ये गतिविधियां समय की मांग है या लोभ से वशीभूत मानव का प्रकृति पर अत्याचार। महोदय, शून्य से शिखर तक लेकर जाने वाली आवश्यकता ही मानव विकास की कुंजी रही है। चाहे बात आविष्कार की प्रेरणा की हो या प्रकृति में उपलब्ध साधन और संसाधनों के उपयोग की समझ की, या ज्ञानार्जन का आधार ही क्यों न हो, मानव आवश्यकता ही हर जगह पाई गई है। और अंधकार से उदय तक लेकर जाने वाले इस वर्ग को मेरे विपक्षी साथी लोभ की संज्ञा देते हैं। ये प्रदूषण की बात करते हैं, खनिज संपदा के समाप्त हो जाने का भय दिखाते हैं, विनाश के आगाज आने की बात करते हैं। महोदय, क्या विनाश का एक आगाज कोरोना महामारी नहीं, जिसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए हमने ऑक्सीजन यानी हवा तक को सिलेंडरों में बंद कर कर जमा कर लिया? तो क्या इसे भी मेरे विपक्षी साथी लोभ कहेंगे? महोदय, समय समाधान मांगता है, सर्वनाश नहीं। जो किसान आसमान के बादल से खेत की जमीन को देखते देखते अपना उम्र गुजार दिया करता था, आज बोर्डिंग पंप, सही खाद और तकनीक की सहायता से खुशहाल खेती करता है। तो बताइए, विपरीत दिशा में कौन लेकर जा रहा है भविष्य को? आज तकनीक की सहायता से हम दूसरे ग्रहों पर पहुंच चुके हैं। खनिज संपदा के उपयोग से, बिजली उत्पादन से कई असंभव कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। विश्व की आबादी 790 करोड़ की है। ऐसे में नैतिकता क्या कहती है? खाद्य पदार्थ और स्वच्छ जल के अभाव में जो असमर्थ श्रेणी है मानव की, क्या उसे
मौत के मुंह में धकेल देना उचित है या सही उर्वरक, बोर्डिंग पंप, जैसे कि कुछ लोग बता रहे थे कि पानी का गलत प्रयोग हो रहा है, बर्बादी हो रही है, तो क्या सही है? उसका प्रयोग करके उत्पाद की मात्रा बढ़ाना या उन्हें मौत के मुंह में जाने के लिए छोड़ देना? महोदय, थी शक्ल अपनी ही शाह, थी शक्ल अपनी ही शाह, शीशा तो कोई खोटा खरा न देखा, था कंठ अपना ही बेसुरा, सुर तो कोई सुरा बेसुरा न देखा। ये तो सोच सोच की बात है, तुमने कुछ भला न देखा, मैंने कुछ बुरा न देखा। ये चंद पंक्तियां मेरे विपक्षी साथियों के हर एक सवाल का जवाब देती हैं। महोदय, मनुष्य जीवन में हर एक निर्णय के कुछ सफल तो कुछ विपरीत परिणाम निकल कर आते हैं। विपरीत परिणामों पर ध्यान आकर्षित कर कर निर्णय लेने की प्रक्रिया को गलत बताना विवेक का परिचय नहीं। मनुष्य की आवश्यकताओं की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में पर्यावरण और प्रकृति में कई बदलाव आए हैं, इन्हें नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आप सभी का और मेरा इस सभा में आज उपस्थित होना इस बात का सबूत है कि मानव ने न केवल अपनी आवश्यकताएं देखी हैं, बल्कि भावी पीढ़ी और प्रकृति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सतत पोषणीय विकास की ओर कदम बढ़ाना आरंभ कर दिया है। मेरे विपक्षी साथियों में से एक ने कहा कि मानव के लालच का कोई अंत नहीं, मानव की आकांक्षाओं का कोई अंत नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उत्क्रांति के अभाव में तो संपूर्ण प्राणी जगत का विनाश हो सकता है, मानव जाति तो उसका एक तुच्छ अंग है। ऐसे में उचित यह है कि मानव की आवश्यकताओं को लोभ की संज्ञा न दी जाए, बल्कि इसे आवश्यकताओं की एक कड़ी के रूप में देखा जाए, जहां हर एक आवश्यकता पिछली आवश्यकता की पूरक है तो एक नई आवश्यकता की जननी। अंत में अपनी बोलियों को मैं इस बात से विराम देना चाहूंगी कि धुंध के काले बादल छट जाने दो, धुंध के काले बादल छट जाने दो, विकास और विज्ञान का परचम लहराने दो, धुंध के काले बादल छट जाने दो, विकास और विज्ञान का परचम लहराने दो। ये तो सोच सोच की बात है, नजर ना सही नजरिया बदल जाने दो। धन्यवाद। पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्त समादेस्तत्रयं त्यजेत्। भागवत गीता के 16वें अध्याय का ये 21वां श्लोक इस 21वीं शताब्दी में उतना ही प्रासंगिक है जितना ये तब था। आदरणीय गुरुजनों को मेरा वंदन और आप सभी को मेरा अभिवादन। मैं राहुल प्रियदर्शी आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ दिए गए विषय को पक्ष में रखने के लिए। पक्ष में रखने के लिए मेरे पास 3 स्तंभ हैं मेरे पक्ष के, उन तर्कों के। भागवत गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से ये कहा कि वत्स, मानवीय आत्मा के पतन के 3 कारण हैं, काम, क्रोध और लोभ। लोभ उसमें से एक है। तो महोदय, उससे मैं तर्क नहीं कर सकता कि वो गलत होगा। आज जिन मुखालफत हम जिन विचारों की कर रहे हैं उन पर हमें फिर से विचार करना होगा। कई बार अवधारणा की स्पष्टता न होने के कारण हम दूसरी तरफ झुक जाते हैं। 3 स्तंभ जो मैंने बताए, पहला स्तंभ ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार के राजनीति की शुरुआत हुई है, जिसको इकोलॉजिज्म या इंटरनेशनल ग्रीन पॉलिटिक्स की संज्ञा दी गई है अर्नेस्ट हेकल के द्वारा, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आज समस्त भूपटल ये मान रहा है कि हमने जो गलतियां कर दी, क्यों कर दी? उपनिवेशवाद, औद्योगिकीकरण और बाकी सारी चीजों के कारण। क्या हमारे पास उस वक्त वो विवेक था कि हम विचार कर पड़े? इससे हमें ये मिलता है विचार कि जो तर्क हमारे मित्रों ने दिए, विपक्ष के मित्रों ने उसके पक्ष में जो तर्क दिए हैं वो इसलिए खारिज हो सकते हैं क्योंकि यदि हमारे पास वो विवेक है, वो लोभ नहीं है हमारे अंदर, तो क्यों जरूरत पड़ रही है? जब 1946 से शुरू हुआ IWC का गठन, WMO का गठन, 1972 में UN की इन्वायरमेंट प्रोग्राम, 1973 में साइट्स की प्रोग्राम, 92 में रियो डे जेनेरियो की समिट, ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आज हम ये स्वीकार कर रहे हैं अंतरात्मा से कि हमसे गलतियां हुई हैं। और वो क्यों हुई हैं? लोभवश हुई हैं। ये बस दकियानूसी की बातें हैं कि विकास के साथ साथ
प्रकृति में जो हरास हम कर रहे हैं उसकी पूर्ति करते चले। हम वे पूर्ति नहीं करते, केवल एक दकियानूशी बन करके रह गई है। दूसरा ये रहा पहल, इतनी सारे पहल हैं, आज खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं देशों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मैं नमामि गंगे से भी जुड़ा हुआ हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर वो कार्यक्रम हो रहा है। क्यों? गंगा नदी के साफ के बारे में हम लोग हमेशा से जानते थे, हमने उसके किनारे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, औद्योगिकरण किया। क्या हमारे पास वो विवेक नहीं था कि उस वक्त हम उसे साफ रख पाते? आज हम ये स्वीकार कर रहे हैं ना कि ये गलती हमसे हो गई लोगवश और प्रकृति को बचाने की जरूरत है। और तीसरा पक्ष है, पहला था कि अंतर्राष्ट्रीय, वो एक स्तंभ है राजनीति का। दूसरा मैंने कहा कि पहल, जो पहल किए जा रहे हैं वो भी उसके। और तीसरा मैं बता रहा हूँ जीवंत प्रमाण, जो लोभ के कारण मानव ने ये जो विध्वंसता लाई है पूरे भूपटल पर। हमारे मित्र हो सकते हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं उनके विचारों का। जो भूपटल पर विध्वंस लाए है, आज ये सब उन्हीं के कारण परिणाम है। जीवन परिणाम कोरोना को दूसरे पक्षों में उपस्थित किया जा रहा है। यहाँ कोरोना क्या है? मानव आज शक्ति की वासना में इतना अंधा हो गया है, लोभ की वासना में इतना अंधा हो रहा है कि जैविक प्रयोग तक करने पर आ गया है, विवेक शून्य हो गया है। कोरोना उसका ही प्रयोग है, आप सभी न्यूज से अवगत रहे होंगे। आज पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। कल परसों कुछ दिन पहले मैंने न्यूज में देखा कि अंटार्कटिका का टेम्परेचर बताया जा रहा है कि 40 डिग्री तक महोदय, बाकी के सालों से कम ज्यादा है। ये क्या हो रहा है? क्या ये हमारे विवेक का प्रतीक है? क्या हमारे अंदर लोभ नहीं आ गया? क्या हम वासना की अंधी दौर में नहीं दौड़ रहे हैं? तो कैसे ये साबित हो सकता है कि ये पक्ष सही नहीं है महोदय? ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाती है। अभी चंद महीने के बाद, ज्यादा दूर नहीं जाने की बात है, 1-1.5 महीने पहले IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट कंडीशंस वाली जो पैनल है 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी, उसकी सेकंड रिपोर्ट आई है। उसकी सेकंड रिपोर्ट क्या कह रही है? कह रही है कि टेम्परेचर को अगर 1.5 से 2 डिग्री कम नहीं किया गया अगले 10 साल में, तो बहुत सारे देशों के जो कोस्टल एरियाज हैं, समुद्र के किनारे वाले, वो डूब जाएंगे। आप इससे क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तर्क सही नहीं है? या मानव का लोभ हावी नहीं है? निश्चित तौर पर हावी है माननीय मित्र, निश्चित तौर पर हावी है। तभी इन प्रयासों की जरूरत पड़ रही है। इतना ही कहूंगा, और लोभ की बात मैंने कर दी, अंत में इतना ही कहूंगा। हाँ, दुर्योधन के भी विचार थे, कृष्ण के भी विचार थे लोभ को लेकर के, और कृष्ण के भी विचार थे। तो उन्होंने उनसे कहा था, जब वो लोभ के कारण पूरा साम्राज्य देने के लिए मना कर दिया था उसने, तो उन्होंने कहा था कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 रखो अपनी धरती कमा, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका। तो आप सबों से अनुरोध करता हूं कि दुर्योधन न बने, अपने अंदर के लोभ को नियंत्रित रखें, विवेक रखें, और जिस प्रकार देश ने जिसका गठन हुआ था वो किया काम अच्छे से, और आप भी करें, एक नेतृत्व अपने अंदर रखें। मैं सबके विचारों का सम्मान करते हुए माननीय मंच को पुनः वंदन करता हूं, और आप सभी का अभिवादन, धन्यवाद। Jury members and my friends, today good morning, I am Mrityunjay Sekhar from the BSc Maths Department from the CM Science College. I have a golden opportunity to say something in front of you. Today I am here to say in the favor of a human needs has changed into the greed. What does mean? Why we have assembled here to talk this topic on it? I am here to say in the favor, that means I have to prove that yes, really human needs has changed into the greed. What are our needs and what are our greed? Just think. Is it essential to survive without such our technology? Yes, we can survive. Just go behind few hours ago, you have using the technology. Just you are living in the world without which you cannot survive without any technology. You are using the daily mobile phone, you are using the technology such as the smartwatches, you cannot survive. But things, what are the needs? You only need the food, the shelter and the clothes. Why? We can survive without all the things, but these things are the very important. We cannot live without the clothes, we cannot live without the water, we cannot live without the food. That means this is our needs. I am here just only to prove that we are going in another direction. We are going towards the greed. These are our needs and we are going another way. Just think one thing. Here, lots of members are coming with the vehicles. They can use cycles.
but sometimes few of our friends lives very close to the CM Science College, but they use bikes more time. Why? You have to think. Grades mostly related to the industry, economy. It is also related to the prestigious. We are using, in our daily life, we see that most of the students, mostly, or our colleagues, eats the pizza, burger, sandwich, in place of a chapati, in place of a rice. We can survive. We can survive with the rice, we can survive with the roti, but we don't go for this one. That means this is our greeds. This is not our needs. We are here, I am saying in the favor. That means I have to prove this one. This is our needs and this is not our greeds. Why we are eating? You just think that food is our basic essential things to survive. And what are the process from which this sandwich comes from? This comes from the process of the industrial methods. This comes from the pesticides, this comes from the insecticides we use mostly in the modern agriculture. You may also see that pesticides, fertilizers are using in our daily activities, daily modern activities in the farming sectors. And these pesticides doesn't directly harm only this agriculture and only in the field of a farming. Directly or indirectly it also affects in the human activities, human health resources, and in the effects also the human health system, and it also impact on the human mind system. We are using different types of a technology. In place of this one, we can also do something other. We are in a department of a biology, we in the also basic classes of a science, we study about the sustainable in class 9th. We have all have read about the sustainable. Why this concept has been taken from the class 9th or 10th? Very few subjects in the class 9th and 10th, the concept of NCERT is only that these are the basic important things to which everyone must be know. And concept of a sustainable energy should know to each and everyone. Here, we are not using the sustainable energy. We are using the pesticides in the agriculture field, insecticides. They go after some time in the water sources. After these water sources, it becomes a form of acid rain. Acid rain also becomes sometimes the ocean acidification. How it works? It all becomes our greeds directly or indirectly. It affects our system. After all, I would like to mention some important events of our history in the London in the year 1952. From the human activities, a industrial night in which more than 5,000 people died. This was the only industry. We cannot separate the industry from our greeds. Why industry? Before the few 100 years ago, their industry was not there. But at that time, industry is here. That means it is our greed. It is not our need. We can survive without the industry. In the some years ago, in the year 1982, the Bhopal gas blast. It is also belongs from the industry. I am talking about the industry only because greeds totally related to the income, greeds totally related to the industry, greeds totally related to the honor, greeds totally related to the prestigious. Everyone knows. If anyone go with the vehicles, anyone go with the Fortuner bike or Fortuner vehicles, then we say that he is a rich man. We all give the different perspective mindset to their man. But despite of this, if anyone going from the cycle, we say that okay, he is a man, he is a general man. Our mindset is that I have learned one quote here. एक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य टोल्ड दैट मनुष्य की मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, उसकी विभूतियों और उसकी योग्यताओं को देंगे, उसके विचारों को देंगे, उसके सत्कर्मों को देंगे, कभी उसके सर्टिफिकेट्स को नहीं देंगे, कभी उसके इस चीज़ों को नहीं देंगे कि उसने कितनी कमाई है. बट आज की सोसाइटी क्या कर रही है? आज की सोसाइटी उन लोगों के पास ज़्यादा देख रही है जिनके पास पैसे हैं, और पैसे हैं तो ठीक है, तो ये वो पैसे हैं तो उनके ग्रेड्स है ना, तो ग्रेड्स के ही खातिर वो लोग उन्हें देख रहे हैं. दूसरी बात ये होती है कि आज के समय में हम लोग को ये बातें क्यों करनी पड़ रही है. थोड़ी देर पहले दीदी ने शायद बोला था कि
हम लोगों को देखना नहीं चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर है वो अगर हार्म कर रही है तो हार्म कर रही है, हम लोग को डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। हैव यू टॉल्ड दिस? अगर इतने भी अगर ऐसी कोई सोच होती है कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ हार्म की तरफ देखना, हार्म की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें डेवलपमेंट की साइड्स को देखना चाहिए, तो अगर एंटीबायोटिक एक दवा होती है वो सिर्फ बोलती है कि नहीं आपको ये बेनिफिट्स देगी, क्या एंटीबायोटिक खराब ही नहीं करती है? एंटीबायोटिक्स डॉक्टर उसी समय प्रिस्क्राइब करते हैं जब वो ये बोलते हैं कि नहीं आपके इस पार्टिकुलर डिजीज के लिए ये पार्टिकुलर दवा सही है। अगर वो दवा हम लोग कहीं और यूज कर ले, हाँ डेवलपमेंट जरूरी है, हम डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं कि ग्रीड की जगह पे जरूरी नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ हमें ये भी जरूरी है कि उसके प्रॉस एंड कॉन्स को देखें। डेवलपमेंट, ग्रीड, सब चीज जरूरत है, हर एक चीज एक लिमिटेड चीज में होनी चाहिए। प्रॉस एंड कॉन्स को देखे बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हर एक चीज की कुछ ना कुछ फायदे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान है। आज के दिन हम लोग यहाँ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग ये समझते हैं कि कुछ हम लोग एक एजुकेटेड लोग हैं, प्रॉस एंड कॉन्स देख के ही कोई चीज बातें किया करते हैं, तो हम लोग को ये सोचना चाहिए और फिर ही कोई कदम उठाना चाहिए। 1970 से अर्थ डे सेलिब्रेट हो रहा है, हर साल हो रहा होगा, आज हमारे कॉलेज में भी बहुत सालों से हो रहा है, लेकिन क्यों हर रोज इतना दिन क्यों करना पड़ रहा है? हम लोग हमारे खासकर मिथिला के इलाके में और खासकर पूरी दुनिया में भी आज के समय में धरती को माँ बोला जाता है, और हमारे वेदों में कहा गया है ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी तुम विष्णुनादिता तुम चाधाराय माम देवी पवित्रम कुरु चासना। दैट मीन्स पृथ्वी को हम लोग माता मानते हैं, पृथ्वी को हम लोग देवी मानते हैं, पृथ्वी को हम लोग विष्णु मान के चलते हैं। पृथ्वी को हम लोग बोलते हैं ये एक ऐसी चीज है जो हमें अन्न, जल, वस्त्र, ज्ञान सभी प्राप्त कर देती है। तो फिर आखिर क्यों, क्या हमारी सोसाइटी में आज के समय में कोई ऐसे लोग नहीं है जो बोलते हैं कि हम कुछ गलत नहीं करते? क्या उन्हें लोभ लालच नहीं है? वही उनके पास भी लोभ लालच होने के बावजूद भी वो लोग ऐसे बहुत सारे एक्शंस को उठाते हैं जो ये दिखाते हैं कि नहीं वो ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारे नेचर को इफेक्ट्स करते हैं। हमारे इंडस्ट्री से बहुत सारे इफेक्ट हो गए, हम लोग उन्हें उन साइड्स को देखा, हम लोगों ने उन साइड्स को देखा कि हम लोग की नीड्स तो बहुत कम है। हम लोग सर्वाइव कर सकते थे रोटी शेल्टर एंड फूड, रोटी कपड़ा और मकान में, लेकिन हम लोग नहीं करते। हम लोग को क्या चाहिए? एसी चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए? फ्रिज चाहिए। हम लोग नहीं रह सकते हैं उसके बिना। एसी से क्या होता है? सीएफसी निकलता है, सीएफसी से क्या होता है? फिर वो कहीं ना कहीं वो हमारे ग्लोबल वार्मिंग में इफेक्ट करता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हम लोग देख रहे हैं। कुछ दिन पहले एक न्यूज था, उसमें नासा के साइंटिस्ट 2 सप्ताह पहले के न्यूज है, नासा के साइंटिस्ट ने बोला है कि इस बार के ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन अब ऐसी बन गई है कि नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज के समय में हम लोगों ने नहीं बचाया उसे तो शायद ही कभी बचाया जा सकता है। विंग्स ऑफ फायर में एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था कि नहीं, आज के समय में लोग इतने लालची होते जा रहे हैं और अपने इन्वायरमेंट की कदर ही नहीं कर रहे हैं। अगर वो लोग कदर नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या, उन्होंने एक एज्यूप्शन किया था कि हो सकता है 2050 तक लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर सैलरी में मिले और वो लोग कंधों पे टांग के हमेशा लेके चलेंगे और वो बोलेंगे कि नहीं ये सही है कि अब आपको सैलरी में 25,000 के सिवा एक सिलेंडर भी मिलेगा। तो नहीं, हम लोग को ये लालच को देखना, लालच सही है, लेकिन लालच के साथ साथ हम लोग को हर एक चीज़ों को देखना होगा। क्या उन चीज़ों के साथ हम लोग सही जस्टिफिकेशन कर पा रहे हैं? हर एक चीज़ों को हम लोग सही उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो इन सभी को देखते हुए हम लोग ने बचपन से 3 आवर्स पढ़े, 3 आवर्स को फॉलो करना हम लोग का बेसिक ड्यूटीज होती थी, लेकिन हम लोग सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं। तो हम लोग को ये देखना चाहिए, एक टॉल्स्टॉय एक बहुत बड़े फेमस राइटर हैं, उन्होंने यूरोप के, उन्होंने बोला है कि आज के समय में हम लोग के पास एक्सक्यूजेज नहीं है। हम लोग जानते हैं सब चीज़ हो क्यों रहा है, लेकिन यही 50 साल पहले के लोग नहीं जानते थे। 50 साल के लोगों के पास नहीं था एक्सक्यूज कि वो क्या बोलेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रहा है, आखिर ये इफेक्ट्स क्यों दिख रहे हैं। हम सभी यहाँ एजुकेटेड हैं, हम सभी को पता है कि किससे क्या इफेक्ट्स होने वाला है, किससे क्या इफेक्ट्स होगा। ये बताने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। हम लोग को काफ़ी अच्छे से पता है, हम लोग BSc PG के स्टूडेंट्स हैं। ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर क्यों ये हो रहा है। हम लोग को सब चीज़ पता होने के बावजूद भी यही सब कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक्सक्यूजेस सिर्फ अब नहीं चल सकती। आज के समय में हम नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ये सही है, बट लेकिन थोड़े दिन बाद जब हम लोग के पास समय नहीं होगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि महात्मा गांधी की जो फेमस कोट्स है, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन नीड्स बट देयर इज नथिंग फॉर एनीवन नीड्स। दैट मीन्स कि हम लोगों के पास पृथ्वी पे सब चीज़ तो है, हम लोग सभी की
जरूरत को पूरा तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग किसी की भी लोभ और लालच, किसी एक आदमी की भी लोभ लालच को नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस बात को पृथ्वी दिवस समारोह में उपस्थित यहाँ आए हुए आदरणीय शिक्षकगण एवं मंचशील सुषमा रानी मैम और प्रिय मेरे दोस्तों को मेरा सादर प्रणाम। मैं कालिदास विद्यापति साइंस कॉलेज उच्चैठ बेनीपट्टी जंतु विज्ञान प्रतिष्ठा BSc पार्ट 2 की छात्रा हूँ। मेरा नाम जूही प्रवीण है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में पर्यावरण शिक्षा के रूप में मनाया था। पृथ्वी दिवस 192 से अधिक देशों में मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस समारोह में आज चर्चा करने वाले हैं ह्यूमन नीड हैज चेंज इनटू ग्रीड। इंसान की जरूरत लालच में बदल गई है। इसी विषय पर जैसा कि हम सब देख रहे हैं, आधुनिक काल में जरूरत से ज्यादा लोग लालच करने लगे हैं। आजकल के मनुष्यों में यह सामान्य तौर पर देखा जाता है कि आई एम द बेस्ट, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसी सर्वश्रेष्ठ के कारण हम पृथ्वी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। जाने अनजाने में हम सब खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने के चक्कर में यह भूल रहे हैं कि हम लोग पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मधुबनी से दरभंगा के बीच में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस चलती है, उससे भी हम लोग सफर कर सकते हैं, लेकिन खुद को बेहतर दिखाने के चक्कर में हम लोग खुद की कार यूज करते हैं, जो कि वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। वाहनों का प्रदूषण मोटर और वायु प्रदूषण के ऐसे कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। कोयला, मिट्टी तेल, जलाऊ लकड़ी, सिगरेट से निकलने वाली धुआं, ये सब वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि मौजूद होते हैं, जो इन पदार्थों से मानव स्वास्थ्य पर और पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आज दुनिया भर के कई देशों में सड़कों पर उपलब्ध वाहनों की अधिक संख्या के कारण परिवहन वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। क्रय शक्ति में वृद्धि का मतलब है कि लोग खुद कार खरीद सकते हैं। यह पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला कारक हो सकता है। भारत में बढ़ते शहरीकरण के कारण वाहनों का प्रमुख प्रदूषण खतरनाक दर से बढ़ रहा है, जो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी सहित कई समस्याएं पैदा कर रही है। इतना ही नहीं, हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन ओजोन लेयर को रिपेयर करता है, लेकिन इन वाहनों के कारण ओजोन लेयर क्षतिग्रस्त हो रहा है, जिससे सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी मंडल पर पहुंच रही है और इससे जीवित प्राणियों को चर्म रोग से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जैसा कि हम सब देखते हैं कि आज ज्यादातर लोग स्किन कैंसर, सोराइसिस, एक्जिमा इत्यादि रोगों से ग्रस्त है और इसके निवारण के लिए ऑक्सीजन की अधिकता वातावरण में लानी होगी। पर्यावरण के इस असंतुलन को सही करने के क्रम में हमें अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं। इस तरह से पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे ओजोन लेयर रिपेयर होने लगेगा और इससे सूर्य से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आनी बंद हो जाएगी, जिससे कि पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों रोगग्रस्त नहीं होंगे। इतना ही नहीं, बिजली और ऊर्जा के संसाधनों को सोच समझकर खर्च करना चाहिए, क्योंकि इंसान की जरूरत लालच में इतना बढ़ रही है कि वो एसी में रहना पसंद करते हैं। और हम सब जानते हैं कि एसी में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है, जिससे कि पर्यावरण तो दूषित हो ही रहा है और ओजोन परत को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और इतना ही नहीं, दुनिया में सबसे खतरनाक प्रदूषण पॉलीथीन का है।
जो सभी देशों के माध्यम से भूमि पर तो फैल ही रही है, साथ ही समुद्र में फैलकर समुद्री जीव और वनस्पतियों को भी खत्म कर रहा है, जबकि पॉलीथीन का कोई उपचार भी नहीं है। इसीलिए हमें पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करना चाहिए और घटते जल स्तर को देखकर हमें जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सेव वाटर, सेव लाइफ। शुरू से हम लोग 2G, 3G का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन आज के दौर में 4G का उपयोग कर रहे हैं, जिससे मोबाइल टावर से निकले रेडिएशन का गलत असर पर्यावरण पर पड़ता है। इससे ज्यादा असर पंछियों पर पड़ रहा है, यहाँ तक कि पंछी विलुप्त हो रहे हैं। इसका प्रमुख उदाहरण है गोरैया। गोरैया का गायब होने में मोबाइल टावर से निकले रेडिएशन का भी अहम प्रभाव है। हम अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भूलकर इतने भोग विलासी हो गए हैं कि इस चक्कर में प्रकृति का सबसे ज्यादा दोहन कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण हम इस रूप में देख सकते हैं कि जहां हम साधारण हाथ घड़ी, जूते, चप्पलों से काम चला सकते हैं, लेकिन झूठी दिखावे के कारण चमड़े से बनी हाथ घड़ी, जूते, चप्पलों का उपयोग करते हैं और इसका शिकार हो रहे हैं निर्दोष जानवर, जिस कारण जीव जंतु और प्रकृति का दोहन हो रहा है। इतना ही नहीं, हम जानते हैं हम मानव सादा खाना खाकर जीवन व्यतीत कर सकते हैं, वही मानव जरूरत से ज्यादा दिखावे के कारण जीव जंतु, पंछी को खाते हैं और ऐसा खाना खाकर हम मानव खुद को बीमार कर रहे हैं, क्योंकि पंछियों में बर्ड फ्लू जैसी बीमारी होती है और उन्हें खाकर हम भी उस रोग का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए अगर हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पर्यावरण संतुलित कैसे रहेगा? अगर हम लोग ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पर्यावरण का संरक्षण कौन करेगा? अगर हम लोग एक हफ्ते में एक पेड़ लगाते हैं तो एक साल में 52 पेड़, यानी कि 52 पेड़ आराम से लगा सकते हैं और इनकी रक्षा करेंगे। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि इंसान को जितना जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इंसान ही लालच करेंगे तो पृथ्वी का विनाश ज्यादा दूर नहीं होगी। इसीलिए सेव ट्री, सेव लाइफ। A very good afternoon to everyone. First of all, I will have to say a very happy Earth Day to all. As we all know, we are get togethered here. So, with due respect to all jury members, administrators, teachers, and my old friends. The topic on debate is human need has changed into greed. I'm saying in against that. The discussion on greed is as much as old on discussion on wealth and economic. First of all, let me say a very famous dialogue of the movie The Wolf of Wall Street by Leonardo DiCaprio. He said, the greed captures the essence of economic power. Yeah, oftenly we say that human need has changed into greed. We are using more of the resources. We are using many of the fossil fuels and the natural things and wasting it. But on the other side, if we see clearly, by the use of these fossil fuels and the optional things of the fossil fuels and many of the things that we are using, the nation is growing toward the upward direction. Many jobs are being originated from many of the new sectors by the optional things which are used, like solar energies, wind energies, water hydropower mills. In recently, Hyundai company, the very famous automobile industry has changed its industrial techniques into the new upcoming generations auto sector vehicles. They have changed the hybrid engines and the electrical vehicles they are soon going to launch. And how many of are known already are the Elon Musk. Once he was originating his automobile company Tesla,
Many of the peoples and the biggest millionaires think that it will fail. But now, think ahead of the box and limitless. And he is running his industry very genuinely, just because of the electrical vehicles. And in our country, I will set you an example. How many of you know of Harshad Mehta? Scam 92. Yeah. What he did? All of our friends, they say he did a scam of 500 crores of the SBI. But let me say you one thing. He not only scammed. Scam is just an outlook of what he did. Actually, he boosted many of the companies of the Indian government and of the private, like ACC Cements. Yes, obviously the State Bank of India and many pharmaceuticals company. He boosted the stocks of that company to a world level and did a push to the GDP of our nation at that time during the period of Prime Minister Narasimha Rao. No one could just likely say that the greed is the bad thing of the human nature. If one is thinking of buying a bike, he must desire next to the car. These are not the good things that we oftenly say. Recently, the very newcomer company like Mama's Earth, what it did on the market retail sales, on every purchase, he plant a tree. He plant a tree around its surroundings or where else on every purchase of the customer. The greed is simply like oftenly we say, but on the other hand, many of the companies and organizations are working towards the best outcomes of our societies. In many industries and organizations, greed in economical view is a push to their financial GDP. Like countries like China, what it did, the country expands its roots on the small countries like Sri Lanka, Pakistan, and Myanmar, and few of the islands. It expands to the loan and many other projects to be launched in those countries by giving them loans and interest. But the country who are not supposed to fulfill the China's interest rate are now captured in the web like loans and interest. But yes, greed can mostly push the outcomes of the countries and GDP's growth. Thank you. When the man evolved and as the man get matured, they started inventing new things that makes their life easy. That was the need. But with the time, their needs were not limited. Their inventions were not restricted to the norms of the nature, and their dogness to find reasons for everything made them a very unique creature. And this need further changes into greed with the time. If we see the topic in very broader perspective, we realize that it is the greed of man that they want to be the richest man in the world. On the other hand, it is their greed that makes the difference in the society and make the society unequal and unbalanced.
The most important thing that fulfills the greed of the human being is the natural resources, the limited natural resources that is nowadays very exploited, that are very used very commonly by the human beings in a very undefined manner, which is not good for us. For instance, during the time of Industrial Revolution, European countries need geographical explorations for the raw materials for industries. But further, it was their greed that they start showing monopoly on the resources and they started colonizing themselves. And further, this colonizing of the countries led to the different kinds of war that has been a very bad impact on the history of human beings. The most nowadays, we see that if someone has a sedan, they think for the Mercedes. If someone has a scooter or a motor vehicle, they think about having a car. So this is not the need of the human beings, but it has now been converted into greed. And the consequences of human greed are shown very clearly in our day-to-day life, like the global warming, the pollutions that are increasing at an alarming rate, the consequences that we see in our day-to-day economic basis, like the unbalanced situations in present-day scenario. There is a report in which it has been stated that the earth has enough food. In fact, for being more precise, it was a report on Africa, and Africa has enough food for their population, but it is greed of their government that they used to export for the sake of more money, and the more number of people die due to hunger in Africa. So it's the greed of we human beings that makes us being a very unsuitable creature on the Mother Earth. Now, what are the solutions for this? The very first one may be the sustainable use of the resources that we can do on the earth. Like as we all know that the fossil fuels, the coals, the petroleums, all are limited resources, and we all used to use the natural resources in a very confined way so that our future generations may also use them. The second thing is that there must be an environment assessment programs before launching any of the program in the country, which will monitor the consequences of that program over the environment and over the earth as a whole. So this assessment is also very important. And the next one is we are seeing that our farmers have also become very greedy. Like in ancient times, farmers used to change the places of cultivating land so that the soil get appropriate time to refertile itself. But nowadays they used to harvest crops on the same land, and further this results into the infertility of the soil. So these things used to be avoided by the human beings, and the most important thing that is that should be avoided by the human beings are the regular consumptions of different kinds of technologies that are harming our planet Earth. For instance, we are inventing nuclear weapons, biological weapons to fight and to fulfill our greed, to show our supremacy in the entire planet. But we all are aware of the fact about the Ukraine and Russia war, which has a very bad impact on our planet, and it is going to be a very black movement of our entire human civilization. Now I would like to say a very famous line by APJ Abdul Kalam on the solution part, that is our sustainable development goals, that where there is rightness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. And when there is harmony in the home, there is order in the nation. And when there is order in the nation, there is peace in the world. I would like to end my say with this quote, and I will like to request everyone present over here to take place to save our earth and not to become greedy
as if there is existence of the planet, then only we can exist on this earth. Thanks and have a nice day. आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी जजेस और शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अंशु भारती है और मैं केवीएससी कॉलेज की छात्रा हूँ। आज पृथ्वी दिवस के अवसर को आज विवाद प्रतियोगिता में हमारा विषय ह्यूमन नीड्स हैज चेंज्ड इनटू ग्रीड है। अगर हम इसे इंसान की न्यूनतम आवश्यकताओं को उसकी लालच के रूप में बदले देखें तो विषय बहुत ही प्रासंगिक है। कहने का आशय यह है कि किस प्रकार मानव जाति अपनी साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी पृथ्वी का दोहन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, जिसका उदाहरण है, सबसे बड़ा कारण है उसकी न्यूनतम आवश्यकता को उसकी भोग विलासी और लालचीपन में फर्क नहीं कर पाने के कारण। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था, प्रकृति में इतनी ताकत है कि वो इंसान की हर आवश्यकता को पूरा कर सकता है, लेकिन पृथ्वी कभी भी मनुष्य की लालच को पूरा नहीं कर सकता। उदाहरण स्वरूप देखें तो आजकल लोग पंखे को छोड़कर एसी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बिजली की खपत भी बढ़ती है और साथ ही वातावरण भी दूषित होता है। एयर कंडीशनर में CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग होता है, जिससे ओजोन लेयर का सबसे बड़ा नुकसान होता है। ओजोन लेयर के अधिक पतला होने पर पराबैंगनी किरणें आसानी से पृथ्वी पर पहुंचने लगेंगी। पराबैंगनी किरणों के घातक प्रभाव के कारण कैंसर, मोतियाबिंद, मलेरिया आदि पैदा हो रहे हैं। मनुष्य इतना लालची हो गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए नहीं करता, बल्कि सोशल स्टेटस दिखाने के चक्कर में भ्रमित होकर पर्यावरण को दूषित करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वाहनों से पर्यावरण कितना दूषित होता है, फिर भी लोग अपने बेहतर दिखाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़कर पर्सनल कार का उपयोग करते हैं। अक्सर लोग रेड लाइट पर सिग्नल खुलने की प्रतीक्षा करते हैं तो अपनी गाड़ी का इंजन नहीं बंद करते, जिससे पर्यावरण दूषित होता है और जैसे कि दिल्ली सरकार ने भी एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए ऑड इवन नंबर नीति लागू किया है। आजकल लोग लेदर का घड़ी, बेल्ट, जूता आदि प्रयोग करते हैं। एंटिक्स आभूषण जैसे हाथी का दांत आदि के बटन का प्रयोग करते हैं। इस करने के लिए जानवरों की शिकार करते हैं और इतना नहीं, इंसान भोजन के लिए जानवरों को मारते भी हैं। अगर हम लोग लोग बाजार जाते हैं तो पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं। ये पॉलीथीन भूमि के साथ साथ समुद्र में फैल रहा है और जिसके कारण जल प्रदूषित हो रहा है, साथ ही वनस्पति और समुद्री जीव को नष्ट हो रहा है। अगर हम एक कैरी बैग का इस्तेमाल करेंगे तो 6 से 7 पॉलीथीन एक दिन में जरूर बचेंगे। इसलिए हमें कैरी बैग का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे पर्यावरण दूषित न हो। दूषित पदार्थों के संचालन के लिए एक आदर्श आधार बन गया है। इस प्रकार हम छोटे मोटे लोग के लिए अपनी सभी कीमत चुका रहे हैं। छोटे मोटे लोग के लिए अपनी सभी जीवन सीमाओं को नष्ट करने की कीमत चुका रहे हैं। अब समय आ गया
देती हूँ। धन्यवाद। What's that notification? Air quality extremely poor. Try to stay indoor and shut all your doors and windows. Gone are the days when we used to wake up with the melodies Pavan Prabhati Jag ko jagati. I don't say it actually, but who cares? We are here, but yet we are here to celebrate World Earth Day. So on that note, greetings to all of you. And not so soothing, yet so revolutionary. Good afternoon to Good afternoon to all the duty member present here. The web of life is in peril because we are using every source so exploit. Sorry. The web of life is in peril because we are using every source of. Anjali Kumari, MRM College, BSc second year. एवरीवन, यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों एकदम जजेस को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि कश्यप यहाँ इस विषय के विपक्ष में बोलने आई हूँ। अभी थोड़े पहले जो भैया आए थे उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दिया था। मैं पूछना चाहूँगी, महात्मा गांधी लालची नहीं थे? वो भी थे, उन्हें भी देश की आज़ादी का लालच था। उन्हें लालच था तब ना देश आज़ाद हुआ। लालच बुरी नहीं है, क्योंकि लालच है तभी हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है। हाँ, लालच बुरा है, पर तब जब हम हमारे लालच के बदले इस पृथ्वी को कुछ देते नहीं हैं। हमारा लालच गलत नहीं है, हमें हमारी पृथ्वी से हम जो चीज ले रहे हैं उसके बदले हमें पृथ्वी को देना होगा। हम पेड़ काटते हैं तो हमें पेड़ लगाना होगा, वो सही है। हम पर पेड़ काट रहे हैं वो गलत नहीं है। और जैसा कि बहुत सारे हमने कहा कि ऑटोमोबाइल्स कंपनी का भैया ने एग्जाम्पल दिया, तो वो भी सही है। खुद आप सोच के देखिए, हम जब पेट्रोल वाले ऑटो में जाते हैं तो वो 15 रुपये भाड़ा लेता है यहाँ से लहरियासराय जाने का, और जब इलेक्ट्रिसिटी वाले में जाते हैं तो वो 30 रुपये लेता है। तो इसमें प्रॉफिट तो होता है, तो ये बुरा कैसे हुआ? पेट्रोल बच रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी हम न्यूक्लियर बॉम्ब जो हम लोग यूज करते हैं, उसका बॉम्ब क्यों बनाना? उस न्यूक्लियर को इलेक्ट्रिसिटी में यूज करो, और जब उस न्यूक्लियर को हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी से बैकेज तो चला सकते हैं ना, और भी बहुत कुछ यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, पर हम वो नहीं करेंगे। हम लोगों से लड़ने में उसका इस्तेमाल करेंगे, ये सही नहीं है। इसीलिए हमारे लालच को गलत कहना गलत है। लालच है इसलिए विकास हो रहा है। मैं दीदी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इनफैक्ट उन्होंने जो भी बोला बहुत अच्छा बोला था। मैं इतना कहना चाहूंगी कि धरती हमें बहुत कुछ देती है, वो हमें देती है इसलिए हम उसका उज्जोहन करते हैं, हम अपने अपने हिसाब से उसका उज्जोहन करते हैं। हम उसे बदले में कुछ नहीं दे रहे, ये गलत है। इसलिए जैसे कि सरकार ने कुछ वक्त पहले शौचालय का योजना निकाली थी, इस तरह से अगर कोई योजना निकाली जाए कि जैसे चलो 10 पेड़ लगाओ, और 1 साल में अगर तुम उस 10 पेड़ को अच्छे से फल फूल देने लायक बना दिए तो तुम्हें 10,000 रुपया इनाम मिलेगा। तो देखो लोग पेड़ लगाएंगे या नहीं? जरूर लगाएंगे, और उसका ख्याल भी रखेंगे। हमें ऐसी किसी योजना की आवश्यकता है, यहाँ बैठकर अर्थ डे पर भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। आज किसी भी एंगल से हैप्पी अर्थ डे नहीं है, क्योंकि यहाँ खड़े होकर हम अर्थ डे तो जरूर मना रहे हैं, पर हम ये याद कर रहे हैं इस दिन को याद करके कि हमें धरती हमारी माता है, हमें उसकी रक्षा करनी है। हम ये नहीं मना रहे कि ओह धरती हमारी माता है, ये कितनी अच्छी बात है हमारे लिए। जिस दिन हम ये समझेंगे कि धरती को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, उस दिन सही मायनों में हैप्पी अर्थ डे होगा। मैं अपने शब्दों को एक कविता के साथ विराम देना चाहूंगी। मैं धरती, मैं ही माता, मैं ही सृजन करता हूँ। मैं धरती, मैं ही माता, मैं ही सृजन करता हूँ। उद्जोहन ही नहीं, संरक्षण भी करो मेरा, संरक्षण भी करो मेरा, अन्यथा मौत को तुम पाओगे, अन्यथा मौत को तुम पाओगे। जिस दिन क्रोध में आई मैं सब भस्म कर जाऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जो कि इस टॉपिक के फॉर में बोलने वाली हैं, अंजू सिंह।
आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, मैं अंजू सिंह आज इस डिबेट कंपटीशन में भाग लेने के लिए आई हूँ। मैं आप सबों के शुक्रगुजार हूँ। आज का विषय मानव की ज़रूरतें लालच में बदल गई है, जो कि पूरी तरह से चरित्रार्थ है। आज से हजारों वर्ष पहले हम सभी आदि मानव की तरह जीते थे। धीरे धीरे हम अपने ज़रूरतों के अनुसार अपने साधनों को जुटाना शुरू किया, जैसे भूख मिटाने के लिए भोजन, तन ढकने के लिए वस्त्र, जाड़ा गर्मी एवं बरसात से बचने के लिए मकान एवं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सवारियाँ। ये सभी चीज़ें हमारे ज़रूरतों के अनुसार ही है। हम ज़रूरतों के अनुसार हमारी ज़रूरतों के अनुसार सॉरी जो आ रहा है बोलो ना, जो आ रहा है उसके आगे जो आराम से। ओके मैम, हाँ जितना बोल के उतना छोड़ दो, इसके आगे। अच्छा ओके मैम। आज आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, मैं अंजू सिंह आज डिबेट कंपटीशन में भाग लेने का अवसर मिला है। मैं आप सबों की शुक्रगुजार हूँ। आज से हजारों वर्ष पहले हम सभी आदि मानव की तरह जीते थे। धीरे धीरे हम अपने ज़रूरतों के अनुसार साधनों को जुटाना शुरू किए हैं। भूख मिटाने के लिए भोजन, वस्त्र, तन ढकने के लिए वस्त्र एवं जाड़ा गर्मी एवं बरसात से बचने के लिए मकान एवं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सवारियाँ। ये सभी हमारे ज़रूरतों को ही पूरा करती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मानव स्वभाव से लालची होते हैं। इसी वजह से मानव की ज़रूरतें लालच में बदलने लगी है। अपनी लालच को पूरी करने के लिए मानव गुणवत्ता के साथ साथ ईमानदारी से समझौता करना शुरू कर दिए हैं, जो कि परिणाम स्वरूप हमारे समाज में भ्रष्टाचार का नींव पड़ने लगा है। आज हमारा समाज बहुत सारे बुराइयों से ग्रसित है, जैसे भ्रष्टाचार, घूसखोरी, अपहरण, अपराध, चोरी, डकैती। ये सभी चीज़ें हमारी ज़रूरतों को लालच में बदलने का परिणाम है। पहले हम सभी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं का निर्माण करते थे और पैसा कमाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे, परंतु आज हम गुणवत्ता के साथ समझौता कर ईमानदारी लोगों के ज़िंदगी और सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से अपराध है। परंतु आज हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि हमारे ऊपर किसी भी नीति और नैतिकता का प्रभाव नहीं पड़ता है। भले ही हमारे समाज में प्रकृति की सुंदरता या मानव जाति का विनाश ही क्यों ना हो जाए, हमें इस लालची मानव को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
अतः मैं अंजू सिंह आप सबों से निवेदन करती हूँ कि हम अपने ज़रूरतों को ज़रूरत तक ही सीमित रखें और इसे लालच में ना बदलें, ताकि हमारे साथ साथ हमारे आने वाले नई पीढ़ियाँ सुरक्षित और खुशहाल रह सके। धन्यवाद। So, hello everyone. Very good afternoon to all of you present here. I, Abhishek, take this into degree. There's a famous verse in the Bhagavad Gita which says, Karmanye vadikaraste ma phaleshu kadachana ma karm phal hetu mate sangost karmani, which means we are only responsible for our actions and we have no right over our results. But in today's world, leave apart our results, हमें दूसरे के कर्मों के ब्लेम डाला जा रहा है हमें. Sorry. Now I'd like to ask a question. How many of you use social media? Many will be using, right? So while using, we come across different posts like मनुष्य ने धरती को बर्बाद कर दिया है, 2050 तक ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, many other things like that. So they just a second, this first time. So what we don't know is we are being brainwashed by these type of posts and influences by many companies which are only responsible for the changes that are occurring in the planet. Taking account, some of you say, Abhishek, what are you talking? We are responsible, we do deforestation, we are responsible for pollution, we are doing global warming, we are using ACs and fridges which do release CFCs which are harming the environment, right? So let me tell you, in 1987, 197 countries joined together and pledged कि हम लोग CFC नहीं use करेंगे fridges और ACs में. And in 1995, all the ACs that had CFCs in them were dismantled. So the main point is, what I want to clear, that the main role in the declining nature of environment is that of the big companies and their respective owners. Also, I'd like to mention I'd like to clear my argument with some of the stats which are given by the University of Leeds, which says that 80% of the greenhouse gases are caused by the top 100 companies of the world. And among them, the top 20 companies are responsible for 1/3 of the total planet greenhouse gases. How big a number it is. And we put the blame of those 20 companies over a population of 7 billion. Is that justified? I don't think so. Also, I'd like to mention that there was another research by the University of Leeds which stated that the top 5% rich people of the world consume 20 times as more energy as the lower 30%. So, how can the rest 95% be blamed for denaturing the environment? Also, in India, if we go with the stats, there are 20 crore people who sleep with empty stomach every day. So, how can people be? How can a country be termed greedy when nearly a quarter of the population is sleeping hungry? Also, I'd like to mention that there are different things for which humans are blamed, which are not in the control of humans. For instance, let us take example of global warming and climate change. Climate change ऐसा नहीं कि आज से हो रहा है, climate change हमेशा से होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा. The main reason for climate change are volcanic eruptions, solar radiations, solar changes. Also, if we take global warming is there since the ice age. उस एज में आइस पिघले तो आज लैंड है, right? The ice age was 2.5 billion years ago, and then human didn't even exist. So how can global warming be blamed on us? Yes, I completely agree that our companies are responsible for increasing global warming, but our role in that thing is very less in compared to what the natural roles are. Also,
Also, there are companies which are taking initiatives such as Tata Capital, Indigo, PepsiCo, Mercedes-Benz and many others like that they are planting a tree for every product we purchase, and that in instance helps the environment. So, how can we not consider them, and how can we call them greedy, as we are calling all the human beings greedy, and that is such a bold statement. Right, and don't believe in the lies, don't believe in the lies, as the dictator of Germany, Adolf Hitler, said that if you tell a lie big enough and keep telling it again and again and again, people will eventually believe it. So my conclusion is that in a country where a quarter of the people sleep with hungry stomach, can't be greedy, a planet where out of 2.2 billion children, 1 billion children are below the poverty line along with their fathers and mothers, can't be greedy, and a population where 1.6 billion people don't have access to electricity till now, can't be greedy. Thank you and a very happy Being assembled here, and respected teachers and all my dear friends. First of all, I would like to congratulate you on the auspicious day, the Earth Day. Today I am going to deliver a speech, and the topic is human need had changed into greed. First of all, it is a famous quote that there is enough for everyone's need, but not for everyone's greed. The resources on the planet are plenty if we use it judiciously and not exploiting, and it can satisfy human needs generation after generation. Almighty has created everything so abundant. For example, the warmth of the air, the sky, the sun, everything, the food we eat, the vegetables, the fruit, everything, that we can lead a happy life. There is no dearth of anything. But however, human beings are exploiting resources for their sake, to satisfy their greed, and they don't even realize that overexploitation of these resources can lead to its depletion. The resources are not the property of an individual or a group. It is the property of nature, and we should preserve it, and it needs conservation. It is the property of nature, and the thing is, we should conserve so that our future generation can also make use of it, and the earth will be a better place to live in. And our needs are less, but our desire is more. We just desire. Desire for the sake of desire is an endless process. It never ends. So we should not desire for more than what we need, because it never ends. And now many of the people around the world are suffering from starvation, because there is not enough food. Some says that it is just a famine, but and some others say that there is not enough food for everyone. But it is really that there is not enough food? No, there are enough food, but we are consuming and we are wasting the food. We must never waste food that we can't eat. We must not take that amount of food that we can't eat. And we can farmers are also lagging behind to satisfy their need. They are using fertilizers, pesticide, and this leads to depletion of the soil. Their fertility decreases, and in turn it turns to barren land, so that the crops will not can't grow properly. And the thing is, and last thing I would like to say that we should not
use resources or we should not exploit resources unnecessarily. Like we can switch off the fan, like we can plant more and more trees. We must plant more and more trees because when we plant more and more trees, it can make our environment fresh and beautiful. We must love nature, and we can make the people aware of that. We should not use fertilizers and all these things. And by this, I want to conclude my speech that I wish we all can make an effort to protect our earth and environment by growing more and more plants and by making use of resources perfect. बहुत हार्दिक बधाई। और जो हम लोगों ने सुना है अभी तक कि बस बोलना नहीं है, करना है, तो जो जितने भी हम हैं शिक्षक और छात्राएं आप लोग ये प्रण लेते हैं कि कुछ ना कुछ करें, ऐसा एक पेड़ तो जरूर लगाएं जो कि हमारे अर्थ को सेव करें। और क्योंकि अगर धरती रहेगी तभी हम रहेंगे। आपका घर रहेगा तभी ना घर में रहोगे, भूखे भी, लेकिन घर तो रहना चाहिए ना। घर ही नहीं रहेगा तो रहोगे कहाँ? तो इसीलिए घर को बचाना है। ये धरती हमारा घर है, इसीलिए इसको सेव करना है। डेवलपमेंट देखना है, डेवलपमेंट चाहिए, होना चाहिए, लेकिन एक गलत कॉस्ट पे नहीं। उसके लिए हम अपने अर्थ को, अपने घर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एक लिमिट में ही डेवलपमेंट करें, क्योंकि आप लोग फ्यूचर हैं, आप लोग भविष्य हैं देश के। तो आप लोग इस चीज़ को दिमाग में रख के चलो। कल तुम लोग कहीं किसी कुर्सी पे बैठोगे, किसी चीज़ का हो सकता है बहुत बड़ा निर्णय लो, उस वक्त दिमाग में ये चीज़ जरूर रखो कि कोई भी निर्णय ऐसा नहीं लो जिससे कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है, जो नेचर है, जो धरती है, वो खत्म हो जाए। क्योंकि लालच सही है, लालच का अंत नहीं है, लालच का कोई अंत नहीं है। जब लोगों के पास घर नहीं था, लोग जंगल में रह रहे थे, तो भी वो जी रहे थे। आज भी हम जी रहे हैं और 50 साल बाद भी लोग जिएंगे। इसीलिए इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रख के चलेंगे कि हमको धरती को बचाना है। थैंक यू। सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे अपने रिज़ल्ट का। तो अब ज़्यादा समय नहीं बिताते हुए मैं सबसे पहले क्विज़ के विनर्स का नाम अनाउंस कर रही हूँ। तो क्विज़ में जिन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है वो हैं साक्षी, सीएम साइंस कॉलेज से। साक्षी, सीएम साइंस कॉलेज। दूसरा स्थान जिसने प्राप्त किया है रश्मि, एमआरएम कॉलेज। किया है वो है कुमार मृत्युंजय, सीएम साइंस कॉलेज।
कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए मैं आप सभी का, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे कॉलेज के हैं और बाहर से भी जो आके बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इसको सफल बनाया, जो हमारा एक प्रयास था बच्चों के में इस तरह का प्रोग्राम कराने का, उसको आप लोगों ने सफल बनाया है। उसके लिए आप लोग का मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और हमारे प्रधानाचार्य महोदय जिन्होंने समय दिया इस प्रोग्राम के लिए, और जो निर्णायक गण थे क्विज और डिबेट में, उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और इसी के साथ इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ।